हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपने लास्ट के 2 लेक्चर्स अच्छे से पढ़े होंगे और बैलेंसिंग और टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो हम आज नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बट उससे पहले लेट मी आस्क यू कि आपने इससे पहले जो पढ़ा है वो आपका अच्छे से हुआ या नहीं। ओके तो आई एम गोना आस्क फ्यू क्वेश्चंस। अगर आप इनके आंसर्स सही दे पाए इसका मतलब आपने अभी तक जो पढ़ा है वो बहुत अच्छा चल रहा है। पर अगर आपको आंसर्स नहीं आए दैट मीन्स आपको पीछे जाके पहले वो ठीक से पढ़ना है एंड देन वी विल स्टडी, मतलब आप ये वीडियो उसके बाद देखेंगे। ओके तो द क्वेश्चंस आर कि सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है। ओके अगर आपने कैल्शियम ऑक्साइड CaO कहा मतलब आप राइट हो। मुझे बताओ कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो कौन कौन से फॉर्म्स में मिलता है। अगर आपने लाइमस्टोन, चॉक और मार्बल कहा है मतलब आप सही हो। ओके सो अगर आप ये सारे आंसर्स दे पाए इसका मतलब आप ठीक ठीक पढ़ाई कर रहे हो। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन थी जिसमें जब एक से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाए। ओके तो ये आपको याद होगा। एंड उसमें हमने एक और चीज़ पढ़ी थी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। याद है आपको? एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन जिस रिएक्शन में हीट या एनर्जी बाहर जाए। ओके तो ये हमने क्लियर कर दिया है। उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। टुडे वी विल बी स्टडिंग डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके सी डीकम्पोजिशन वर्ड मतलब क्या होता है? डीकम्पोजिशन मतलब किसी चीज़ को ब्रेक करना। अगर हम कोई सब्सटेंस लेते हैं, लेट्स से मैंने एक सब्सटेंस लिया रिएक्टेंट, सिर्फ एक रिएक्टेंट लिया और इसको ब्रेक करके मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना दिए। एक रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स, 2 प्रोडक्ट 3 4 कितना भी चलेगा, रिएक्टेंट सिर्फ एक हो तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जब एक ही रिएक्टेंट से बहुत सारे प्रोडक्ट बन जाते हैं तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। करेक्ट। अगर आप ध्यान दो तो ये एग्जैक्टली अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मल्टीपल रिएक्टेंट्स मिलके एक प्रोडक्ट बनाता था। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक ही रिएक्टेंट से मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनेंगे। ओके अब क्वेश्चन ये आता है, आप सोच के बताओ, अगर मुझे कोई सब्सटेंस को ब्रेक करके मल्टीपल प्रोडक्ट बनाना है तो मुझे उसमें क्या डालना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा उसे? आपको अगर किसी चीज को ब्रेक करना है तो आपको क्या देना पड़ेगा, उसमें क्या लगाना पड़ेगा? एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो मुझे यहां पे इस सब्सटेंस को एनर्जी देना पड़ेगा जिसके वजह से इट विल ब्रेक इनटू मल्टीपल प्रोडक्ट्स। अब एनर्जी जो है हम 3 फॉर्म्स में दे सकते हैं, ध्यान देना। एनर्जी हम 3 फॉर्म्स में दे सकते हैं। एक तो हम थ्रू हीट दे सकते हैं, हम सब्सटेंस को हीट कर सकते हैं जिसके वजह से वो ब्रेक होकर मल्टीपल प्रोडक्ट बन सकता है। या हम सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करते हैं तो भी वो सब्सटेंस में एनर्जी आती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाती है जिसकी वजह से वो ब्रेक होकर मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन सकता है। एक और तरीका है कि हम उस पर लाइट डाल सकते हैं। अगर हम लाइट पास करते हैं, लाइट में भी एनर्जी होती है जिसके वजह से that substance will break to form multiple products। तो यहाँ पे 3 तरीका है जिससे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कर सकते हैं। अच्छा, ये 3 जो तरीके हैं जिससे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन करेंगे इनके अलग अलग नाम है। जब हम हीट पास करके करेंगे ओके तो इसको हम बोलेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन, या इसी का एक और नाम होता है थर्मोलिसिस। देखो थर्मल मतलब हीट, डीकम्पोजिशन मतलब ब्रेकिंग। थर्मो मतलब हीट, लिसिस मतलब ब्रेकिंग। लिसिस मतलब ब्रेकिंग होता है। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करके अगर हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन या इलेक्ट्रो, लिख दो दोनों, इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन या फिर इलेक्ट्रोलिसिस। ओके इलेक्ट्रोलिसिस,
इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, तो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक किया, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब वही ब्रेक किया इलेक्ट्रिसिटी से। दोनों ही नाम में से कोई भी नाम यूज कर सकते हो आप। और इसको बोलेंगे हम फोटो डिकम्पोजिशन। लाइट को हम फोटो कहते हैं। ओके, फोटोन ये वर्ड लाइट के लिए यूज होता है, तो फोटो हम कहते हैं लाइट को। तो इसको आप फोटो डिकम्पोजिशन कह सकते हो या फोटोलिसिस कह सकते हो, फोटोलिसिस। ओके, मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ कि ये लिसिस वाले टर्म्स यूज़ करना, तो यहाँ पे मैं थर्मोलिसिस यूज़ करूँगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस और यहाँ पे फोटोलिसिस। ओके ओके, तो हम ये तीनों के एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझेंगे। वी विल स्टार्ट विथ थर्मोलिसिस। ओके, ये मिटा रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का डेफिनेशन लिखेंगे। द केमिकल रिएक्शन, यहां से लिखते हैं, द केमिकल रिएक्शन in which a single reactant is broken down into two or more products. A single substance is broken down into two or more products. Now, depending on mode of energy given, जिस तरीके से जिस मोड से हम एनर्जी दे रहे हैं उस पर डिपेंड करते हुए देर आर 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो टाइप लिख दे रहा हूं फटाफट. थर्मोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस या फिर फोटोलिसिस, है ना. ठीक है, तो ये 3 तरीका है जिससे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर सकते हैं. तो ये आप लिख लो. ओके, विल स्टार्ट विथ थर्मोलिसिस. थर्मोलिसिस, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मोलिसिस. इसमें जो हम एग्जाम्पल करने वाले हैं, ओके, दीज एग्जाम्पल्स आर रियली इंपॉर्टेंट. और इन एग्जाम्पल्स में आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी. लाइक केमिस्ट्री के बहुत सारे टर्म्स आएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा. देखना, फर्स्ट एग्जाम्पल, डिकम्पोजिशन ऑफ ferrous sulfate डॉट 7H2O हेप्टाहाइड्रेट. अब ये आपने पहली बार देखा है, आपको लगेगा सर फेरस सल्फेट का तो फॉर्मूला FeSO4 होना चाहिए, तो ये डॉट 7H2O क्यों लिखा है. तो पहले तो हम इसे समझते हैं, इसके बाद इसका डिकम्पोजिशन समझेंगे. ध्यान दो, FeSO4 जो सब्सटेंस है, ओके, वो होता है आयोनिक कंपाउंड, क्योंकि ये आयन से मिलके बना है, Fe2+ और SO4 2-, राइट. अब इस आयोनिक कंपाउंड में हर एक Fe और SO4 के साथ, हर एक फॉर्मूला यूनिट के साथ, मॉलिक्यूल तो होगा नहीं क्योंकि ये आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड में फॉर्मूला यूनिट होता है, तो हर एक Fe और SO4 के साथ 7H2O के मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होंगे. अब ये अटैच्ड क्यों आते हैं, क्यों ये वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, इनका क्या रीजन होता है, इसके लिए मैं चाहिए तो सेपरेट वीडियो बना दूंगा, अभी इधर जरूरत नहीं है. और इसे हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. इसे हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बेसिकली फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आयोनिक कंपाउंड के एक यूनिट, मतलब एक Fe2+ और एक SO4 2- के साथ 7H2O रहेंगे. तो अगर 10 Fe2+ है और 10 SO4 2- है, तो हर एक के साथ 7 रहेंगे, तो 7 10 जा 70. ठीक है, ओके. तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है. अब ध्यान देना, ये जो FeSO4.7H2O है, इसका जो कलर होता है SO4.7H2O, वो होता है ग्रीन. ये ग्रीन कलर का होता है. ठीक है, अब
इस हम थर्मोलिसिस कर रहे हैं, थर्मोलिसिस मतलब हीट करके इसको डिकम्पोज करेंगे। ध्यान देना, फर्स्ट स्टेप जब हम इसको हीट करेंगे तो सबसे पहले तो ये 7 वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे, ये 7 वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। तो पहले जब हम हीट करेंगे तो FeSO4.7H2O विल बी कन्वर्टेड टू FeSO4। ये पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? FeSO4, क्योंकि ये निकल जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, FeSO4.7H2O जब हम हीट करेंगे तो ये क्या बनेगा? क्या बनेगा? FeSO4, 7H2 हो गया। ध्यान देना, इसका कलर क्या था बताओ? ग्रीन, करेक्ट। जब ये 7 वाटर मॉलिक्यूल्स लूज कर देगा तो इसका कलर हो जाएगा वाइट। बहुत इंपॉर्टेंट, ओके। FeSO4 जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ रहेगा तो ग्रीन, और जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज करेगा तो क्या हो जाएगा? वाइट। यहां तक क्लियर है आपको? अब ये देखो, हमने इसको हीट किया, पहले ये बनेगा। अब ये क्योंकि हीट हम करते जा रहे हैं तो हीट एनर्जी इसमें जाएगी और फिर ये ब्रेक डाउन होगा, जो कि हमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ना है, जो कि बुक में दिया है, ओके। बट पहले ये होने वाला है। अब जब हम इसको हीट करेंगे, ध्यान देना, FeSO4 व्हेन हीटेड, हीट के लिए हम ऐसा डेल्टा सिंबल बना सकते हैं एरो पे, या हीट लिख सकते हैं। जब हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स बनेंगे। देखो, Fe2O3, एक तो आयरन ऑक्साइड बनेगा प्लस SO2, इसे कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, प्लस SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये 3 सब्सटेंसेस, 3 प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनेंगे। क्या ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? हाँ, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्यों? एक रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स, ये पहले होने वाला है, याद रखो, और उसके बाद फिर ये रिएक्शन होगी। अब इसका कलर वाइट है, अभी कलर जानने की जरूरत नहीं है। ये दोनों गैसेस, देखो ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये दोनों गैसेस है। अच्छा, ये जो एक्टिविटी दी है, इसमें एक्टिविटी में हमने इसको टेस्ट ट्यूब में लिया है, फिर हीट किया, और ये जो गैसेस हैं, मतलब इसको टेस्ट ट्यूब में लिया है फिर हीट किया है, तो ये रिएक्शन हुई। तो ये जो गैसेस हैं ये निकलेंगी। अब ये गैसेस जब निकलेंगे तो हमें थोड़ा इनको दूर रखना है अपने नाक से, क्योंकि ये जो गैस है इसका पंजेंट स्मेल होता है। पंजेंट मतलब इरिटेटिंग स्मेल होता है, ठीक है, और वो हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता, तो हमें दूर रखना है। तो आई होप आपको सबसे पहला रिएक्शन डीकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट अच्छे से समझा होगा। कलर क्या हो चेंजेस होते हैं वो भी आपको समझा होगा, और मेन रिएक्शन भी आपको समझ गई होगी। अब हम सेकेंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन, अभी थर्मोलिसिस में ही सेकेंड एग्जाम्पल पढ़ेंगे। आई होप आपका ये क्लियर हो, इसको आप लिख लो। ओके, सेकेंड हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, दैट इज डीकम्पोजिशन ऑफ, ये बहुत आसान है, आपको याद होना चाहिए, डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट जब हम हीट करेंगे तो ये बन जाएगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड, और बन जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। मेरे को स्टेट्स बता सकते हो क्या? कैल्शियम कार्बोनेट, याद है ये वाइट वॉशिंग में वॉल पे बनता था, शाइनी फिनिश देता था। तो अगर वॉल पे बनता था तो क्या होगा? ये वाइट ही सॉलिड ही होगा। तो दिस इज सॉलिड। ये क्या है बताओ? कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम या लाइम, है ना, ये भी सॉलिड होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? गैस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, हम हीट कर रहे हैं जिसकी वजह से डिकम्पोज हो रहा है, आसान है, ठीक है, कुछ खास नहीं है। और आपको इनके नाम वगैरह अगर लिखना है तो इसको क्या क्या कह सकते हैं हम लोग? कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन भी कह सकते हैं, करेक्ट। ये क्विक लाइम, लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड में क्विक लाइम लिख देता हूँ, एंड दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। ये सेकंड एग्जांपल है, फटाफट कॉपी करो। हम थर्ड करते हैं, ओके। थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट एंड थर्ड सारे इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। अच्छा, मैं बैलेंसिंग नहीं कर रहा, ओके। बैलेंसिंग करने जाऊंगा तो टाइम जाएगा। बैलेंसिंग आपने सीख लिया, हर एक रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हैं, ओके। थर्ड इन थर्मल डिकम्पोजिशन या थर्मोलिसिस इज decomposition of PbNO3 twice lead nitrate। लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन, इसके ऊपर कितने बार क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में,
ठीक है। अब अगर आप पीछे के क्वेश्चन पेपर निकाल के देखेंगे तो आपको इतने बार लेड नाइट्रेट के डीकम्पोजिशन पे क्वेश्चंस दिखेंगे कि आपको पता चलेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलो लेड नाइट्रेट मैंने लिया, इसको मैंने किसी टेस्ट ट्यूब में लिया और इसको हीट किया, ये होता है सॉलिड। ठीक है, जैसे हम इसको हीट करेंगे यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स बनेंगे, ध्यान दो, मैं कलर वगैरह सब बताता हूँ। प्रोडक्ट्स आपके बनेंगे PbO विच इज लेड ऑक्साइड, NO2 विच इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड O2 विच इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होगा, ये सॉलिड होगा। ओके, ध्यान दो, PbNO3 ट्वाइस, ये वाइट कलर्ड सॉलिड होगा। ओके, जैसे हम इसको हीट करेंगे ये जो लेड ऑक्साइड बनेगा ये येलो कलर का होगा, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये जो गैस निकलेगी ये भी बहुत ही लाइक यू कैन से ये भी पंजेंट स्मेल वाली गैस होती है, और इसका कलर जो होगा, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट, ब्राउन कलर का होगा, ब्राउन फ्यूम्स, यानी कि ऐसे फ्यूम्स निकलेंगे ब्राउन कलर के, विच विल बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आई होप आपको ये समझ गया होगा रिएक्शन। इस रिएक्शन में कलर इंपॉर्टेंट है, कलर्स आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो स्पेशली इसका ब्राउन फ्यूम्स। ओके, कभी भी कोई रिएक्शन में बोलते हैं ना कि ब्राउन फ्यूम्स निकल रही है तो आपको समझना पड़ेगा कि हाँ मोस्ट प्रोबेबली वो डीकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट की बात हो रही है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट डीकम्पोजिशन रिएक्शन का टाइप दैट इज थर्मोलिसिस खत्म कर दिया। नाउ सेकेंड क्या है, याद है आपको, इलेक्ट्रोलिसिस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। Second, that is second type which is electrolysis, यानी जब हम इलेक्ट्रिसिटी से सब्सटेंस को ब्रेक करेंगे। तो लेट्स से मेरे पास नाउ सी, ये पूरी एक्टिविटी मैं आपको बताता हूँ जो बुक में दी है। लेट्स से मैंने एक मग लिया, ओके, ये मग में मैंने, ये मग है, ये मग में यहाँ पे मैंने 2 होल ड्रिल किया। यहाँ पे अंदर, इस होल के अंदर मैंने 2 कार्बन के रॉड लगा दिए। ये 2 कार्बन के रॉड हैं, कार्बन एलिमेंट नॉन मेटल, पता है ना आपको, उसके 2 रॉड है। यहाँ पे रबर लगा दिया है, यहाँ से मैंने वायर्स निकाले। ठीक है, अच्छा, कार्बन का हमने यहाँ पे ग्रेफाइट लिया है। जो ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर होता है, हाँ, क्योंकि कार्बन एक नॉन मेटल है, तो आप कहोगे कि बैड कंडक्टर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होगी? क्योंकि कार्बन का जो ग्रेफाइट फॉर्म होता है वो गुड कंडक्टर होता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। तो ये 2 वायर हैं, ये समझ लो बैटरी है। ओके, अब समझ लो आपका ये बैटरी का नेगेटिव है, ये बैटरी का पॉजिटिव है। अब हमें क्या करना है, इसमें वाटर भर लेना है पूरा। ओके, और वाटर भरने के बाद हमें इसमें टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब्स लेने हैं, और वो दोनों टेस्ट ट्यूब में भी पानी भरना है पूरा। 2 टेस्ट ट्यूब लिया, पूरा पानी भरना है, और उसको इन्वर्ट करके इसके ऊपर, दोनों रॉड्स के ऊपर ये 2 टेस्ट ट्यूब लगा देनी है। आई होप आपको मेरा डायग्राम समझ रहा होगा। ड्राइंग मेरा उतना देख ही रहे हो आप, पर आपको फिर भी समझ रहा होगा। ये दोनों टेस्ट ट्यूब्स हैं, ठीक है। ओके, अब क्या कर रहे हैं हम, सुनो, ये बैटरी अभी ये बंद है, 6 वोल्ट की बैटरी अभी ये बंद है। उससे पहले मेरे को आपको कुछ टर्म्स बताना है बैटरी चालू करने से पहले। टर्म्स क्या है, सुनो, ये यहाँ पे जो रिएक्शन होने वाली है, ओके, यहाँ पे जो भी चीज़ें होने वाली है इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, और इलेक्ट्रोलिसिस में कुछ टर्म्स होते हैं। फर्स्ट टर्म, ये जो रॉड्स है इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। क्या कहते हैं इनको? इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स मतलब जो हम रॉड लगाएंगे, और ये जो रॉड है इसके ऊपर कोई तो रिएक्शन होने वाली है। समझ लो, ये रॉड कैसी है, ऐसी है, देखो ऐसी रॉड है, और इसके सरफेस पे ही केमिकल रिएक्शन होने वाला है। ओके, तो इलेक्ट्रोलिसिस में जो हम रॉड लेते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। अच्छा, इन इलेक्ट्रोड्स के स्पेसिफिक नाम होते हैं, जैसे अभी के लिए आप ऐसा समझ सकते हो कि जो नेगेटिव को कनेक्टेड है, ये वाला नेगेटिव कनेक्टेड है, तो उसको हम बोलते हैं कैथोड, और जो पॉजिटिव को कनेक्टेड है उसको हम बोलते हैं एनोड। इतना आपको समझ गया होगा।
दिस इज योर कौन सा होगा, ये कैथोड है और ये एनोड है। लिख दूं क्या मैं, ये कैथोड है और ये क्या होगा आपका एनोड। नेक्स्ट, ये जो कैथोड एनोड है इसके अलावा क्या क्या चीजें, तो इसके अलावा क्या है, ये जो हम लिक्विड लेंगे अंदर उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। अभी जरूरत नहीं है, अभी इतना काफी है आई गेस। ओके, अच्छा इसको याद कैसे रखोगे, आप मुझे बताओ जो कटायन और अनायन होते हैं, कटायन यानी कि पॉजिटिव और अनायन यानी कि नेगेटिव, तो उसका एग्जैक्टली उल्टा है। कटायन पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव, अनायन नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव। ठीक है, तो ये याद रखो, कटायन अनायन का उल्टा साइन देना है कैथोड एनोड को। ओके, अब इसमें हमने वाटर डाल दिया, अब इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब सबसे पहले हम जानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड क्यों ऐड किया। जब हम यहाँ पे ये जो वाटर ले रहे हैं हम यहाँ पे, वो प्योर है, और आपको पता होगा प्योर वाटर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, पर हमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवानी है यहाँ पे, क्योंकि हमें क्या, हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कर रहे हैं, यानी कि हमें वाटर को ब्रेक करना है। क्या करना है हमें, वाटर को ब्रेक करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट करना है। तो अगर मुझे वाटर को ब्रेक करना है तो करंट जाएगा, करंट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाएगी, तभी तो उसको ब्रेक करेगी। और करंट अगर पास ही नहीं हो रहा है तो ये कैसे ब्रेक होगा, है ना, अंदर का वाटर कैसे ब्रेक होगा, करेक्ट। तो करंट पास करने के लिए, क्योंकि प्योर वाटर करंट पास नहीं करता, तो हम डाल देंगे ये एसिड। जब भी कोई इम्प्योरिटी डाली जाती है वाटर में और उसमें चार्जेस हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है। अभी इसमें यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड में H+ रहेगा। ओके, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई पूछता है कि सल्फ्यूरिक एसिड क्यों ऐड किया है, ताकि करंट स्टार्ट हो जाए। ओके, क्यों होता है ये बता देता हूं मैं। सल्फ्यूरिक एसिड में H+ होगा, SO4 2- होगा, ये आयंस है, ये चार्जेस है, और चार्जेस अगर रहेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। ओके, गुड। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा। देखो, जो वाटर होता है H2O, उसमें हम इसको दो आयंस में लिख सकते हैं। वाटर के अंदर वैसे ये आयोनिक कंपाउंड नहीं है, कोवैलेंट कंपाउंड है, बट अगर जैसे ये देखो ऐसा होगा HOH H2O, अगर इसका ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये कोवैलेंट बॉन्ड है, आपने पढ़ा नहीं है 9th में इसलिए मैं बता नहीं रहा था, बट अगर आपको थोड़ा बहुत पता होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ओके, नहीं भी पता है तो इतना याद रखो, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये H+ हो जाएगा और ये OH- हो जाएगा। ऐसे वाटर ब्रेक हो सकता है। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी वाटर ऐसे ब्रेक हो जाएगा। अब इसमें से H+, मुझे बताओ ये प्लस है तो कौन से रॉड पे जाएगा, कैथोड पे या एनोड पे। प्लस है तो माइनस को अट्रैक्ट होगा। दोनों में से माइनस कौन सा है, एनोड, कैथोड है ना माइनस, कैथोड। एनोड तो पॉजिटिव है ना, एनोड किसने बोला, कैथोड है माइनस, तो कैथोड पे कौन जाएगा, H+। तो ये H+ फटाक से वाटर का कैथोड पे जाएगा, और कैथोड पे क्योंकि H+ गया तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन गैस निकलने लगेगी। ये जो टेस्ट ट्यूब के अंदर वाटर था ना, उसका H+ इस पे गया और क्या निकलने लगी, हाइड्रोजन गैस। क्या निकलने लगी, हाइड्रोजन गैस। किस पे निकली, कैथोड पे। क्यों कैथोड पे, क्योंकि कैथोड नेगेटिव है, H+ पॉजिटिव है, तो H+ नेगेटिव पे जाएगा, मतलब कैथोड पे जाएगा, कैथोड पे H2 गैस। OH- किधर जाएगा बताओ, OH- नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड पे जाएगा। पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड कौन सा है, एनोड, मतलब एनोड पे OH- जाएगा और वहां पे आपका ऑक्सीजन गैस बनेगा, विच इज O2। ओके, ऑक्सीजन गैस बनेगा विच इज O2। तो आपको यहाँ पे यहाँ तक इतना समझा कि कैथोड पे हाइड्रोजन गैस बना, एनोड पे ऑक्सीजन गैस बना। अच्छा ध्यान दो, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन गैस बनेगा ना, ये थोड़ा ज्यादा बनेगा, ज्यादा, थोड़ा ज्यादा नहीं, एग्जैक्टली ऑक्सीजन गैस का डबल बनेगा। ये जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे प्रोड्यूस होगा वो ऑक्सीजन गैस के डबल वॉल्यूम में, मतलब अगर ऑक्सीजन गैस 10 ml बन रहा है तो हाइड्रोजन गैस 20 ml बनेगा। अब इसके पीछे का रीजन अगर आप थोड़ा लॉजिक लगाओ तो आप बता सकते हो ऐसा क्यों होता होगा, बता सकते हो क्या, सोचो। वाटर में जब भी ब्रेकिंग होती है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का डबल बनता है, ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक है, मैं बताता हूँ। ऐसे बहुत सारे तरीके बताने के, बट अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, मुझे बताओ वाटर के अंदर, एक वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन के कितने एटम है,
2। ऑक्सीजन का कितना एटम है? 1। क्या हाइड्रोजन का एटम ऑक्सीजन के एटम का डबल है? हाँ, और क्योंकि हाइड्रोजन का एटम ऑक्सीजन के एटम के डबल है, इसके लिए हाइड्रोजन गैस अमाउंट में डबल निकल रही है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन गैस। जो वाटर है उसमें हाइड्रोजन डबल है ऑक्सीजन का, तो अगर हाइड्रोजन डबल है तो निकलेगा, जब ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन गैस डबल ही निकलेगी ना ऑक्सीजन का। तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस विल बी डबल ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, जरा ध्यान रखना आप। क्यों? क्योंकि वाटर के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का एटम 2 होता है, मतलब डबल होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स। आई होप आपको ये पूरा रिएक्शन अच्छे से समझा होगा। नेक्स्ट वी विल डू इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, नेक्स्ट वी विल डू फोटोलिसिस। फोटोलिसिस यानी ब्रेकिंग ऑफ सब्सटेंस यूजिंग लाइट। 2 ही रिएक्शन उसमें, ध्यान दो। थर्ड, फोटोलिसिस। ओके, सपोज आई हैव सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड एक कंपाउंड होता है जिसका कलर होता है वाइट। ओके, वाइट कलर्ड कंपाउंड है। इसको अगर हमने एक कटोरी में लिया, एक वॉच ग्लास में लिया, ओके, और इसको मैंने धूप में रख दिया, तो जो धूप की एनर्जी है, धूप क्या है मुझे बताओ? जो धूप है वो लाइट है, तो जो लाइट की एनर्जी है धूप की, ओके, सनलाइट, वो लाइट की एनर्जी इसके अंदर एब्जॉर्ब होगी और ये क्या होगा? ब्रेक होने लगेगा। तो इसके अंदर सनलाइट जाएगी और ये ब्रेक होके सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी। तो क्या यहां पे ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है? हाँ, ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि एक रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स। और क्या यहां पे सनलाइट यूज यानी लाइट यूज हो रही है ब्रेकिंग करने के लिए? यस। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं फोटोलिसिस। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, इसका कलर क्या है? व्हाइट। ये जो सिल्वर बनेगा इसका कलर होगा, सिल्वर का कलर क्या होता है? ग्रे होता है ना, इसका कलर होगा ग्रे। तो बेसिकली अगर आप सिल्वर क्लोराइड को धूप में रखोगे तो वो ग्रे हो जाएगा। क्यों ग्रे हो जाएगा? क्योंकि उसमें बनेगा सिल्वर। आप बोलोगे सर क्लोरीन भी तो बन रहा है, बट ये गैस है तो ये उड़ जाएगा, है ना। क्लोरीन गैस होता है तो ये उड़ जाएगा, ये सॉलिड होता है तो ये रह जाएगा, सॉलिड ही था। ठीक है, गुड। एक और रिएक्शन है इसका, AgBr। सेम, हाँ, सनलाइट में अगर हम रखेंगे AgBr को, ओके, सनलाइट में रखेंगे, इसका कलर एक्चुअली थोड़ा येलो होता है, लाइट येलो होता है। इसको अगर हम सनलाइट में रखेंगे तो ये फिर से Ag अलग और क्या हो जाएगा? Br2 अलग, ये गैस ही होता है। और ये जो आपका होगा, ये आपका क्या होगा? सॉलिड, इसका कलर होगा ग्रे। ठीक है। सो दीज आर द रिएक्शंस विच वी नीड टू नो इन फोटोलिसिस, दैट इज थर्ड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, एक और चीज, ये जो दोनों रिएक्शन हैं, दीज आर यूज्ड इन, यहां पे लिखता हूं, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। अब ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज कैसे होता है वो तो अगर समझाने जाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा होगा। हमें सिर्फ याद रखना है कि ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। अगर आपको चाहिए कि मैं बताऊं ये एग्जैक्टली क्या कैसे रिएक्शन यूज होते हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, तो इसके लिए मैं अलग से 6-7 मिनट का वीडियो बना सकता हूं अगर आप कहें तो। फिलहाल के लिए आपको सिर्फ याद रखना है कि ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फटाफट बता दूं मैं। सबसे पहले हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन में पढ़ा कि वो होता क्या है, उसका डेफिनेशन क्या होता है। फिर डीकम्पोजिशन रिएक्शन हम कौन से तरीके से कर सकते हैं, कौन सा? हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट। हीट से जब हम करेंगे तो उसमें हमने 3 एग्जाम्पल्स पढ़े, एक FeSO4 का, और उसमें हमने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी पढ़ा। ठीक है, FeSO4 का, सेकेंड हमने पढ़ा कैल्शियम कार्बोनेट का, और थर्ड हमने पढ़ा लेड नाइट्रेट का। करेक्ट। फिर हमने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा, एक ही एग्जांपल वाटर का, सारे टेक्निकल टर्म्स याद रखना है, एसिड क्यों डालते हैं, गैस डबल क्यों निकलती है, वगैरह वगैरह। थर्ड हमने पढ़ा फोटोलिसिस। फोटोलिसिस यानी लाइट से ब्रेक करना। इसमें हमने 2 एग्जांपल पढ़े, दोनों सिल्वर के कंपाउंड्स हैं, दोनों में क्या बोलते हैं आपका
दोनों ही ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होते हैं। एक और चीज, ये जो कंपाउंड है ना सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड, इनको हमें ऐसे एम्बर्ड कलर बॉटल में रखना पड़ता है। ओके, ऐसे ब्राउन टाइप कलर रहेगा, उस कलर के बॉटल में रखना पड़ता है ताकि सनलाइट अंदर एंटर होके ब्रेक ना कर दे। ये हमने पढ़ लिया पूरा। अब एक लास्ट चीज मुझे बतानी है इसमें, लास्ट चीज बतानी है विच इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब पढ़ा था तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ा था। एक्सोथर्मिक मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट बाहर जाता है या एनर्जी बाहर जाती है। कौन सा? एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन उसका उल्टा होगा, जिसके अंदर एनर्जी जाएगी रिएक्शन करते टाइम, जिसको एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये जितने भी एग्जाम्पल मैंने लिखे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, सब में हम एनर्जी दे ही रहे थे। थर्मोलिसिस में हीट के फॉर्म में दे रहे थे, इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे थे, और फोटोलिसिस में लाइट एनर्जी दे रहे थे। तो तीनों ही एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, याद रखो जितने डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ऑलमोस्ट सारे अपने बुक में क्या है? एंडोथर्मिक, एक को छोड़ के। इसलिए मैं ये बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, जो वेजिटेबल मैटर होता है, जब वो डिकम्पोजिशन, उसका जब डिकम्पोजिशन होता है तो इज एक्सोथर्मिक। वो एक सिर्फ एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। डिकम्पोजिशन रिएक्शन सारे एंडोथर्मिक है, सारे, एक को छोड़ के, ये एक को छोड़ के। जब कोई भी वेजिटेबल मैटर का डिकम्पोजिशन होता है, बैक्टीरिया वेजिटेबल मैटर को डिकम्पोज करती है, तो वहां पे हीट जाती नहीं है अंदर, हीट रिलीज होती है। तो अगर रिलीज होगी तो क्या होगा? एक्सोथर्मिक, है ना। याद रखो, एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। बाकी सारे डिकम्पोजिशन क्या होते हैं? एंडोथर्मिक। ये एमसीक्यू में बहुत बार आता है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इज डैश। तो अपने को लगता है डिकम्पोजिशन ब्रेक कर रहे तो एनर्जी दे रहे होंगे, और दे रहे होंगे तो क्या होगा? एंडोथर्मिक। नहीं, ये एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझा होगा, और हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जितने पॉसिबल टॉपिक्स, जितने भी चीजें थी बुक की, वो सारी पढ़ ली है। थैंक यू।